गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो ऊष्मागतिकी स्थायित्व की बात कर रहे थे हम संकुल यौगिकों के लिए, उसमें हमने ये कहा था कि जो उनका ऊष्मागतिकी स्थायित्व होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कुछ तत्व या कुछ कारक हमने धातु संकुल यौगिकों के संदर्भ में बात की थी, धातु आयन के रेफरेंस में बात की थी, और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लिगेंड से संबंधित होते हैं। धातु आयन से संबंधित कारकों में जो पहला कारक हमने पढ़ा था वो था इन संकुल यौगिकों के लिए आवेश और आकार, कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है उसका जो आकार है, उस पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है, वो किस प्रकार संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज ऐसे दूसरे कारक की जो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करता है, जिसमें हम कह सकते हैं धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक थे, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें हम पढ़ रहे थे धातु आयन से संबंधित, धातु आयन से संबंधित कारक, जिसमें पहला हो गया था हमारा आवेश और आकार। ओके, अब हम बात करने वाले हैं आज दूसरे कारक की जो संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करता है, जो हम मानते हैं धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, बात ये आती है कि धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस संकुल के स्थायित्व को कैसे प्रभावित करता है। तो हम ये कहते हैं कि वास्तव में अगर धातु आयनों के स्थायित्व की बात की जाती है तो उसमें उसका जो धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। देखो, इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, किसी पीरियड में किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव करें, बाएं से दाएं मूव करते हैं, तो हमको ये पता होता है कि जो सबसे बाईं तरफ एलिमेंट्स होंगे, जो भी मेटल्स होंगे, उनके पास जो इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता है वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल आसानी से अवेलेबल रहते हैं, जबकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है वैकेंट ऑर्बिटलों की संख्या घटती जाती है। और अपन ये जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है, वो लिगेंड टू मेटल होता है। लिगेंड कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन? मेटल की ओर। अब मेटल के पास अगर मान लो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, खाली कक्षक हैं, तो वो आसानी से उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। लेकिन मान लो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल की जो अवेबिलिटी थी, उपलब्धता थी, वो क्या हो गई? कम हो गई, तो वो आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाता। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि अगर मान लो दो मेटल है जिसमें एक मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 है, एक का कॉन्फ़िगरेशन D9 है, विन्यास की बात कर रहे हैं कि एक का कॉन्फ़िगरेशन D1 है और एक का D9 है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सी मेटल स्टेबलाइज्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगी? हम कहेंगे D1 वाले का। कारण, क्योंकि उसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता है वो D9 के संदर्भ में ज़्यादा है,
तो ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। मतलब अष्टफलकीय संकुल बनाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो किसके साथ बढ़ गई? D1 कॉन्फ़िगरेशन के बजाय किसके? D9 के। तो कहा यही जाता है कि धातु आयनों का अगर कोई संकुल यौगिक है, धातु संकुल यौगिक है, उनका स्थायित्व अपन को चेक करना है, तो उस स्थायित्व को चेक करने के लिए हमको उस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। ओके, तो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार प्रभावित करता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर संकुल यौगिकों के स्थायित्व की बात करें तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है तो उस परिस्थिति में धातु धनायन के पास जितने ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं वो उतनी ही आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यह हमारे लिए आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं। इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में एक चीज अपन को ध्यान रखनी है कि जो दो वर्ग हैं पहले, जिसमें अपन कहते हैं क्षार धातु और क्षार धातु वर्ग संख्या फर्स्ट ए कह दें और सेकंड ए कह दें, साथ में यहाँ पे जो डी ब्लॉक का चलता है थर्ड बी का जो एलिमेंट है, मतलब हम बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय मृदा धातु और जो थर्ड बी वर्ग है उसके धातु आयन स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं बजाय भारी संक्रमण धातु आयनों की। कारण हमने बात कही है इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम होने से वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो देखो कौन से धातु आयन स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं। एक तो क्षार धातु, एक होते हैं क्षारीय मृदा धातु जिसमें अपन कहेंगे ये तो होता है फर्स्ट ए और ये होता है सेकंड ए। साथ में जो हल्की संक्रमण धातुएं हैं या हल्की डीप ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, हल्की संक्रमण धातुएं, जिसमें स्पेशली हम बात करते हैं थर्ड बी वर्ग के रेफरेंस में, तो इनके जो संकुल होते हैं वो स्थायी होते हैं। परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें जैसे D0, D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं कि धातु आयनों पर किस प्रकार का संक्रमण हो, किस प्रकार का विन्यास हो। D1, D0, D1 व D2 अगर हो तो उस कंडीशन में इनके पास मैक्सिमम डी ब्लॉक में अवेबिलिटी मिलती है खाली कक्षकों की, तो लिगेंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन पर अप्रोच करते हैं और स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी धातुएं जिनमें D0, D1 और D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो 6 या 6 से अधिक लिगेंडों के साथ अष्टफलकीय संकुल यौगिकों का निर्माण आसानी से करती है और स्थायित्व भी प्राप्त करती हैं। स्थायी और साथ में अष्टफलकीय यौगिकों के निर्माण करने की जो प्रवृत्ति है, अष्टफलकीय यौगिकों की बनाने की जो प्रवृत्ति है वो इनमें सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन जैसे D4, D5 या D6 तक की आयनों की बात करते हैं, लगभग अब अपन बात कर देते हैं कि D1 हो, D6 तक हम चल सकते हैं। तो जब D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस कंडीशन में उनके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप वो अष्टफलकीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो भी निम्न चक्रण संकुल के साथ। लेकिन अगर हम बात करें D7, D8 या D9 की बात कर लें, D9 की बात कर लें या D10 की बात कर लें, मतलब ये हुआ है कि जैसे जैसे देखो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है, रिक्त कक्षकों की जो उपलब्धता है वो घट रही है। परिणाम स्वरूप इनमें चतुष्फलकीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। चतुष्फलकीय, तो हमारे पास 2 चीजें निकल के आ रही है इस समय। पहली कि अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की विन्यास बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। परिणाम स्वरूप कक्षकों की उपलब्धता कम होने से
स्थायी संकुल कम बन पाते हैं, या अगर बनते भी हैं तो वो चतुष्फलकीय यौगिकों का निर्माण प्रायोरिटी के साथ करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जनरली हम क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु और हल्की संक्रमण धातुओं की बात करते हैं तो इनमें अष्टफलकीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति और स्थायी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है बजाय भारी संक्रमण धातुओं के। दूसरी चीज हमने ये कही कि ऐसी धातुएं जिनमें जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1, D0, D1 और D6 तक अगर पाया जाता है तो उनमें अष्टफलकीय संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, साथ में स्थायित्व भी बढ़ जाता है। जबकि D7 से D10 की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बढ़ाते हैं तो चतुष्फलकीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस वजह से इनका जो स्थायित्व है वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारा दूसरा पॉइंट कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण धातुओं का जो स्थायित्व है, संक्रमण धातु संकुलों का जो स्थायित्व वो किस प्रकार प्रभावित करता है। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की जो धातुओं से संबंधित होता है। हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर और वो होता है स्थायीकरण ऊर्जा का मान। स्थायीकरण ऊर्जा CFSE का मान। अब CFSE का मान किस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। हम ये बात करके आए थे कि अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग बढ़ेगी। स्प्लिटिंग बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉनों की जो रिचनेस होती है निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षकों की ओर, वो रिचनेस कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप वो स्थायी संकुलों का निर्माण कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे भी जो वैकेंट ऑर्बिटल की जो अवेबिलिटी है, जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाते हैं, खाली कक्षक रह जाते हैं, तो उपलब्धता बढ़ेगी। उपलब्धता बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या करेंगे, स्थायी यौगिकों का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। लेकिन अब एक चीज़ को समझना है, जो हमने प्रीवियस यूनिट की बात की थी, हमने यूनिट सेकंड में ये चीज़ निर्धारित करके आए थे कि जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों के लिए जो CFSE डेल नोट और डेल टी की वैल्यू कैलकुलेट करती है, अपन ने CFSE कैलकुलेट किया था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए। तो अगर हम उसको चेक करना चाहें एक बार तो एक रिजल्ट निकल के सामने आता है। हमने कहा D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन, फिर D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। हम कहते हैं कि चाहे कोई सा भी संकुल हो, बात अपन अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं, चाहे वो निम्न चक्रण हो चाहे उच्च चक्रण हो, अगर उनमें कॉन्फ़िगरेशन D1, D2 और D3 आता है तो जो CFSE के मान हैं वो ज़्यादा आते हैं, बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप संकुल कैसा होता है, इस कंडीशन में संकुल स्थायी होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ता जाएगा, D4, D5, D6 की तरफ अगर मूव करते हैं, D4 और D5, तो इस कंडीशन में इनकी जो CFSE के मान हैं वो घटने लगते हैं, घटने लगते हैं। अब CFSE का मान अगर घट गया, स्प्लिटिंग कम हुई है, ऑर्बिटल दोनों पास पास हैं, तो हम कहेंगे कि उस संकुल के लिए फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण वो कर देते हैं। यही था। इसके बाद फिर बात करते हैं D6 से। जैसे ही D6, D7, D8 की तरफ मूव करते हैं, यहां से फिर थोड़ी सी CFSE के मान बढ़ते हैं, CFSE के मान बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक रूप से फिर स्थायी यौगिकों का निर्माण बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही D10 की तरफ आते हैं, इनका जो CFSE है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब उस कंडीशन में वो अस्थायी यौगिकों का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर हम CFSE के मान की बात करें तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ाते जाते हैं, उनके लिए जो CFSE के मान है वो घटते जाते हैं। कारण उसका है कि इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है वो इस प्रकार से होता है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल की जो अवेबिलिटी है, खाली कक्षकों की जो उपलब्धता है वो कम होने लगती है। परिणाम स्वरूप उनके लिए स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग जितनी कम होगी, ऊर्जा स्थायीकरण खर्च उतनी ही कम होती है। मॉलिक्यूल के पास खुद के पास ऊर्जा ज़्यादा है
उस कंडीशन में वो अस्थायी संकुलों का निर्माण कर देते हैं। तो ये तीसरा कारण था धातुओं के संदर्भ में CFSE का मान किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित करता है। ओके, तो ये पहली बात अपन ने डिस्कस की है, किससे संबंधित थी, धातु आयन से संबंधित कारक, जिसमें 3 कारकों की बात की अपन ने। पहला कि धातु आयन पर आवेश और उसका आकार कैसा है। दूसरा कारक हमने निर्धारित किया कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे प्रभावित करता है। और तीसरा कारक होता है CFSE का मान। तो अब बात करते हैं जो सेकंड फैक्टर था हमारे लिए, वो सेकंड फैक्टर कौन सा है, धातु आयन से संबंधित हो चुके हैं। अब लिखेंगे लिगेंड से संबंधित जो कारक है वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। बात करेंगे लिगेंड से संबंधित कारक। तो यहां से अपन मेंशन कर देते हैं सेकंड फैक्टर है लिगेंड से संबंधित कारक। लिगेंड से संबंधित कारक मेंशन करें। अब लिगेंड किस प्रकार मॉलिक्यूल की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर अपन पढ़ेंगे लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। अब लिगेंड की क्षारीय प्रकृति को समझना है। हम कह रहे हैं कि लुईस कंसेप्ट क्या कह रहा था, लोन पेयर डोनर स्पीसीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इस हिसाब से लिगेंड क्या हो गए, क्षार हो गए, लुईस क्षार हो गए। तो हम कहते हैं कि किसी चूंकि लिगेंड क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो कोई स्पीसीज जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगी, कोई लिगेंड जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बंद बनाएगा, वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। एक तो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन दे, और एक ऐसे डरते डरते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड माना जाता है। जनरली अपन यही कहते हैं कि जो आसानी से नहीं बनता मतलब वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। अगर अपन कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, मर्जी से करते हैं, तो वहां पे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन मन नहीं है फिर भी हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो हमारे मन में एक डर बैठा रहता है कि भैया पार्टनरशिप ना टूट जाए। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर वीक लिगेंड है या ये कहें दुर्बल क्षार है लिगेंड की प्रकृति, तो वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगी। अगर दे भी देगी तो वो डिसोसिएट होने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, मतलब वापस मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा। और जहां मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है हम कहते हैं कि वह अस्थायी बन गया। तो बात करते हैं कि क्षारीय प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। जनरली हम चीज मेंशन करके आते हैं, क्या करते हैं सुनना, कि धातु संकुल के निर्माण में संकुल जो लिगेंड है वो धातु आयन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होने के कारण ही इसके क्षारीय गुण की प्रकृति को प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में लिगेंडों में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, उसका क्षारीय गुण बढ़ता है, परिणाम स्वरूप उसमें संकुल यौगिक बनाने का जो प्रवृत्ति है, स्थायी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, वो भी बढ़ती जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके स्थायित्व की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब हम एक स्पीसीज की बात करते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी नहीं बनाएगी, किस प्रकार से ये प्रभावित करती है। तो जैसे सपोज करो हमारे पास 3 कंपोनेंट है, NH3 है, NH2CH3 है और NHCH3CH3। ये 3 लिगेंड मान लिया अपन, ठीक है। हमको ये पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मान लो एक धातु धनायन हमारे पास उपस्थित है और इन तीनों में से बात करें कि सबसे पहले बंध कौन बनाएगा, मतलब क्षारीय गुण हो गया, जिसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा की होगी, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी, वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो देखो इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि इसके पास कोई नहीं है, इसके पास कोई नहीं। तो इसमें तो लोन पेयर अपनी मर्जी से जाएगा तब जाएगा, लेकिन इस पर लोन पेयर भेजने वाला एक ग्रुप बैठा है, एक मेंबर बैठा है कि भैया आप जाइए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए। लेकिन यहां पे तो 2-2 बैठे हैं,
वो इसको प्रेरित करते हैं कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए। तो ये बताइए कि ये तो अपनी मर्जी से जाएगा, लेकिन ये तो इसकी तुलनात्मक रूप से पहले जा रहा है, क्योंकि इसको प्रेरणा देने वाला ग्रुप बैठा है कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाइए। लेकिन यहां तो कहता है कि भैया आपके पास एक है तो मेरे पास 2 ग्रुप हैं। तो ये बताइए इसमें क्षारीय प्रवृत्ति, लोन पे डोनेट करने की प्रवृत्ति का क्रम क्या होगा? ये होगा क्षारीय क्रम हो गया। ये पे तो ये कौन सा क्रम हो गया? क्षारीय क्रम। कि सबसे ज्यादा क्षार कौन सा होगा? ये वाला। हम ये कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति का क्रम होता है वही उनके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर स्थायित्व का क्रम भी माना जाता है। तो ये बताओ इन तीनों में से पहले कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? ये बनाएगा। तो अगर ये पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो स्थायी यौगिकों का निर्माण भी करेगा। तो स्थायित्व की बात करें कि कौन सा लिगेंड स्थायी संकुल का निर्माण करता है, तो उसका ऑर्डर भी यही आना है। यहां पे अमाइन है NH3 है, यहां पे NH2CH3 और यहां पे NHCH3 का होल ट्वाइस आ जाता है। बात समझ में आई कि अगर हम इनकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली इनके लिए स्थायित्व का मान भी बढ़ जाता है। इस तरह से हम बात करते हैं लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की। नेक्स्ट इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट माना जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, उनके स्थायित्व के लिए, और इफेक्ट का नाम है किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव। क्या है किलेट इफेक्ट और किलेट प्रभाव, ये हम डिस्कस करने वाले हमारे अगले वीडियो में।